हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में ग्रंथियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, तो देखते हैं। पहली बात तो हम अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं। ऐसी ग्रंथियाँ जो अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती, वो क्या कहलाती? अंतःस्रावी। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रंथियाँ, उनमें हम डील करेंगे अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोक्राइनल ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। जैसे ये कोई ब्लड वेसल है, यहाँ पर कोई ये ग्लैंड पाई जा रही है, और ये जो ग्लैंड है, इससे जो निकलने वाला जो भी स्राव है वो सीधे अगर रुधिर में जा रहा है, सीधे अगर ब्लड में मिल जा रहा है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और कोई ग्रंथि अगर माना कि यहाँ पर है और वो अपना स्राव यहाँ से एक नलिका के माध्यम से पहुँचा रही है यहाँ ब्लड तक, तो ये बहिःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत ही सिंपल है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। ऐसी ग्रंथियाँ जो अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती हैं, वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। इनमें जो है सीधे रुधिर में अपना स्राव छोड़ेंगी, या अपना स्राव जो होता है सीधे रिलीज कर देती हैं ब्लड में, इसलिए किसी प्रकार की कोई डक्ट या किसी प्रकार की, हम कह लें किसी वाहिनी या किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियाँ या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, किन्हें कहेंगे? तो ऐसी ग्रंथियाँ जो अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती हैं, वे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। ये अपने स्राव को सीधे रुधिर में छोड़ती हैं, इसमें किसी प्रकार की नलिका की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें हम नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। ठीक है, इनमें किसी प्रकार की नलिका की आवश्यकता नहीं है। ये जैसे कोई ग्लैंड है, अपना स्राव सीधे ब्लड में क्या कर रही है? सेक्रेट कर रही है, रिलीज कर दे रही है। ठीक है, जो सेक्रेशन है उसको रिलीज करती है डायरेक्ट ब्लड में, इसमें किसी प्रकार की कोई डक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स या फिर नलिका विहीन ग्रंथियाँ। अच्छा, ये बहिःस्रावी ग्रंथियाँ किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथियाँ जो अपना स्राव सीधे रुधिर में ना छोड़कर किसी नलिका के माध्यम से रुधिर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव सीधे रुधिर में ना छोड़कर किसी नलिका के माध्यम से रुधिर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, तो उन्हें हम बहिःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे ये कोई ग्लैंड है और ये यहाँ से दूर है, और ये जो भी अपना सेक्रेशन होगा, अपना स्राव जो होगा, इस नलिका के माध्यम से यहाँ ब्लड तक पहुँचाने का काम करेगी। मतलब इसमें नलिका की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें हम, पहली बात तो श्रावण यहाँ हो रहा है, इनमें श्रावण कहाँ हो रहा है? यहाँ पर, और पहुँच यहाँ रहा है। मतलब ब्लड से दूर अगर सेक्रेशन होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? बहिःस्रावी ग्रंथियाँ या बहिःस्रावी ग्रंथि कह लें इसको हम। ठीक है, और इस प्रकार की जो भी ग्रंथियाँ होंगी सभी बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाएंगी। अच्छा, ये अपना स्राव दूर तो स्रावित करती हैं, लेकिन जब नलिका के माध्यम से पहुंचाती हैं ब्लड तक, इसलिए इन्हें हम नलिकाकार ग्रंथियां भी कहते हैं। इसलिए इन्हें नलिकाकार
ग्रंथ भी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? नलिकाकार ग्रंथ भी कहेंगे। तो आज हम यहाँ पर डील करेंगे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथ। कौन सी? पीयूष ग्रंथ। इसे हम मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं। मास्टर ऐसे लिख लेते हैं, या मास्टर ग्रंथ। ठीक, पीयूष ग्रंथ। तो पीयूष ग्रंथ पहली बात तो ये पाई कहाँ जाती है, कैसी होती है? ये मटर के दाने के समान होती है, मटर के दाने के आकार की, मटर के दाने के आकार की। पीयूष ग्रंथ जो होती है मटर के दाने के आकार की ग्रंथ है। ये जो होती है डाइएनसेफेलान भाग के, डाइएनसेफेलान भाग के अधर तल पर स्थित होती है। डाइएनसेफेलान जो होता है मस्तिष्क का पार्ट है, उसके अधर तल पर स्थित होती है। और जिस व्रंत के द्वारा ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है उस व्रंत को कहते हैं हम इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। देखिए, पीयूष ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ ये मटर के दाने के आकार की होती है। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान। ये डाइएनसेफेलान भाग के अधर तल पर स्थित होती है, डाइएनसेफेलान के अधर तल पर स्थित होती है। और जिस व्रंत के द्वारा ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है उस व्रंत को हम इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इसके जो है इससे लगभग 14 हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने? 14। कौन कौन से? देखिए, इनमें 11 हार्मोन अग्रपिंड से, 11 हार्मोन अग्रपिंड से, तथा एक इंटरमीडियन नामक हार्मोन जो होता है वो मध्यपिंड से, और 2 हार्मोन्स स्रावित होते हैं पश्चपिंड से। तो हम अग्रपिंड से निकलने वाले हार्मोन्स को देखेंगे कौन कौन से होते हैं। अग्रपिंड से निकलने वाले हार्मोन्स, देखिए कौन कौन से हैं। पहला होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, इसी को हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसी को वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अगला कौन सा होता है? एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसको हम शॉर्ट में ACTH शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और अगला होता है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। फॉलिकल या पुटिका, फॉलिकल या ब्रैकेट में लिख दे पुटिका। फॉलिकल की हिंदी होती पुटिका। उत्तेजक हार्मोन,
फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। इसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, FSH शॉर्ट में। अगला होगा थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ठीक है। अगला जो होता है, अगला कौन सा होगा? फिफ्थ, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। नेक्स्ट होता है, अगला कौन सा होगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक। तो ये इतने हार्मोन्स होते हैं, ये प्रमुख। अग्रपिंड से टोटल निकलते हैं कितने? 11 हार्मोन। अग्रपिंड से टोटल कितने हार्मोन निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से टोटल 11 हार्मोन निकलते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख हार्मोन्स जो हैं वो हम आज डील करेंगे, पढ़ेंगे इनको। इनके बारे में कौन कौन से होते हैं, इनका क्या कार्य होता है। पहला होता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ये इसे हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन का मतलब समझ गए होंगे आप कि ये जो हार्मोन होता है ये टिश्यूज एंड बोन्स, टिश्यूज एंड बोन्स में ग्रोथ रेगुलेटर का कार्य करता है, मतलब वृद्धि को प्रेरित करता है। ठीक, ग्रोथ को रेगुलेट करता है। टिश्यूज मतलब ऊतकों में और हड्डियों में वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है। वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, इसलिए और इसकी अगर कमी हो जाती है शरीर में तो क्या होता है? अगर जैसे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन अगर है तो अगर ये कम मात्रा में अगर हमारी बॉडी में निकल रहा है तो कम मात्रा में जब निकलता है तो व्यक्ति क्या होता है? बौना रह जाता है। कम मात्रा में अगर निकलेगा, देखिए ये ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो अगर कम होगा मात्रा में तो वृद्धि को कम से कम वृद्धि को प्रेरित करेगा। इससे व्यक्ति का शरीर कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है। और अगर इसकी अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति का शरीर जो होता है बहुत ही विशालकाय या भीमकाय हो जाता है, बहुत भारी भरकम शरीर होता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है। अगला है एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये ACTH, ये क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड को प्रेरित करता है। एड्रिनल ग्लैंड को प्रेरित करता है कार्टिसोन के स्रावण के लिए। कार्टिसोन के स्रावण के लिए या हम कह लें कि एड्रिनल ग्लैंड में कार्टिसोन के स्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है। अगला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये क्या करता है? ये स्त्रियों में एस्ट्रोजन के स्रावण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन के स्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है। अगला है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि जो होती है, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगला इसमें क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन क्या होता है? इसका क्या काम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये गर्भावस्था के समय, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये गर्भावस्था के समय स्त्रियों में स्तनों में वृद्धि को प्रेरित करेगा। स्तनों में वृद्धि को प्रेरित करेगा तथा स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्रावण के लिए भी प्रेरित करता है। तथा स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्रावण के लिए भी प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्रावण के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
अगला क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये मैन में हम ये कह लें कि मेल फीमेल दोनों में, मेल एंड फीमेल दोनों में ये क्या करता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विकास को प्रेरित करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब होता है गौड़ लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। तो अभी तक हमने देखा था पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से निकलने वाले हार्मोन्स, ठीक है। अग्रपिंड से निकलने वाले 11 हार्मोन्स थे, उनमें से जो है प्रमुख हार्मोन्स को हमने पढ़ा। अब पश्चपिंड से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? पश्चपिंड से निकलने वाले हार्मोन्स, पश्चपिंड से निकलने वाले हार्मोन्स ये कौन कौन से हैं? सिर्फ 2 हार्मोन निकलते हैं पश्चपिंड से, अभी हमने बताया था। एक होता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, और दूसरा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन को इसका दूसरा नाम है पिट्रोसिन, पिट्रोसिन, इसको पिट्रोसिन भी कहते हैं और इसको पिटोसिन। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगी पिटोसिन और पिट्रोसिन में। तो वैसोप्रेसिन जो होता है उसे पिट्रोसिन और जो ऑक्सीटोसिन होता है उसे पिटोसिन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये पश्चपिंड से स्रावित होते हैं। पश्चपिंड से सिर्फ 2 ही हार्मोन स्रावित होते हैं। तो इन दोनों के कार्य इनके पढ़ेंगे हम। तो इसके पश्चपिंड से सिर्फ 2 हार्मोन निकलते हैं। एक तो वैसोप्रेसिन होता है, पहला क्या होगा, वैसोप्रेसिन होता है। वैसोप्रेसिन जो होता है इसका क्या काम होता है, वैसोप्रेसिन इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। एंटी डायूरेटिक का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहेंगे, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये शरीर में जो वृक्कों के द्वारा जो जल का पुनः अवशोषण होता है उसको नियंत्रित करता है, जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है, जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है और शरीर में मूत्र की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। शरीर में मूत्र की मात्रा को भी क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। अगला होता है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। पिटोसिन जो होता है ये गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करेगा, गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, ठीक है। क्या करेगा, ये गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। अगला क्या है, इसका इसी का काम होता है गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है शिशु जन्म के समय, जैसे चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है, डिलीवरी का या प्रसव का, उस समय क्या करता है कि ये गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा कर देता है, गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा कर शिशु को या शिशु जन्म को सुगम बनाता है, ठीक है, शिशु जन्म को सुगम बनाता है। अगला इसी का कार्य होता है कि दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं, दुग्ध ग्रंथियों को संकुचित कर दुग्ध श्रावण में हेल्प करता है, ठीक है। दुग्ध ग्रंथियां जो होती, पहली बात इसका पहला काम है गर्भाशय की पेशियों का संकुचन को प्रेरित करता है, ठीक। दूसरा होता है कि ये दुग्ध ग्रंथियों को संकुचित कर दुग्ध श्रावण में हेल्प करेगा। तीसरा क्या होता है कि शिशु जन्म के समय गर्भाशय की ग्रीवा भाग को चौड़ा कर देता है और शिशु जन्म में सुगमता होती है, ठीक है। तो ये इसके कार्य होते हैं ऑक्सीटोसिन के। मार्केट में यही ऑक्सीटोसिन मिल जाता है, एंथोसिनॉन है, या ऑक्सीटोसिन नाम से भी मिलता है, एंथोसिनॉन के नाम से भी मिल जाता है।